Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 3rd of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 3 जनवरी 2024 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आप लोगों का एमसीक्यूज टेस्ट लिया जाता है। यानी कि पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनोगे, लास्ट में जो आपको टेस्ट दिया जाएगा अगर आप उसको अटेम्प्ट करोगे, आपका जो स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, तो धीरे धीरे इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, जो कि एग्जामिनेशन में आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगा। होता क्या है ना, हम बिना प्रैक्टिस करे एग्जामिनेशन में चले जाते हैं पढ़कर सब कुछ। अब यहाँ पर क्या है, डेली बेसिस पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपकी हैबिट हो जाएगी। अब एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे तो आपको लगेगा यार ये काम तो मैं डेली कर रहा था, वही काम मुझे आज भी करना है। तो वो जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है लोगों में एग्जामिनेशन में बैठने के बाद में, वो आपके अंदर नहीं रहेगी, जो बाकी सारे लोगों से आपको आगे लेकर जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम पर पहुंचो और वहां पे जाकर सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहां से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ शुरुआत करते हैं अपने इस पर्टिकुलर सेशन की। आर्टिकल नंबर 1, सबसे पहला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक समुद्र की जिसका नाम है सेल्टन सी। सेल्टन सी हाल ही में न्यूज़ में आया हुआ है, जिसके बेसिस पर आज का थंबनेल भी हमने लगाया है। तो बात क्या है और खबर क्या है, तो यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, उन्होंने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का जो भंडार है वो अभी सेल्टन सी के नीचे डिस्कवर किया है, खोजा है, जिस वजह से ये सेल्टन सी न्यूज़ में है, लिथियम भी न्यूज़ में है। दोनों के एस्पेक्ट्स को अलग अलग करके समझेंगे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं सेल्टन सी के बारे में। तो क्वेश्चन बनेगा सेल्टन सी कहाँ पर है, तो ये तो पता चल गया कि भैया ये यूएसए में है, लेकिन यूएसए में कहाँ पर है? यूएसए में एक जगह है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में जस्ट उसका जो साउथ वाला पोर्शन है वहाँ पर ये सी देखने को मिलेगा। लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है अमेरिका का मैप और यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में जस्ट नीचे साउथ वाला जो रीजन है यहीं पर सेल्टन सी है, और सेल्टन सी लगातार श्रिंक होता हुआ चले जा रहा है। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बताए सेल्टन सी के बारे में एक स्पेशल बात यह है कि ये समुद्र एक डिप्रेशन वाले एरिया में है, यानी जो हमारा एक्चुअल समुद्र का लेवल होता है दोस्तों, उससे भी गहराई, उससे भी गड्ढे में आपको ये पूरा समुद्र का हिस्सा देखने को मिलता है। हमारी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीचों बीच में गहरा सा गड्ढा है, वहाँ पर ये समुद्र मैंने बोला ना स्थित है। यानी कि जैसे मैंने बोला जो हमारा एक नॉर्मल सी लेवल होता है, उस सी लेवल से निचले हिस्से पर ये सेल्टन सी एग्जैक्टली लोकेटेड है। ठीक है, और ये एरिया जैसे मैंने बोला लगातार श्रिंक होता हुआ चले जा रहा है। एकदम गड्ढे में ये रीजन हमको देखने को मिल जाता है। बाकी बोला जा रहा है ये कितने लेवल नीचे है, तो हमारा जो सी लेवल है उससे लगभग 228 फीट बिलो आपको ये पर्टिकुलर सी देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से इसका जो पानी है इस वाले समुद्र में, उसका खारापन बहुत ज़्यादा है। जैसा अगर आप नॉर्मल समुद्र का पानी देखोगे तो उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा होता है ना, और ये वाला जो पानी प्रेजेंट है इसमें सैलिनिटी और ज़्यादा है, ये और ज़्यादा खारा देखने को मिलेगा नॉर्मल सी वाटर के कंपैरिजन में, ऐसा यहाँ पर हमको पता चलता है। इतना ही नहीं, जो ये सेल्टन सी है ये एक इम्पॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो बर्ड्स होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, वो यहाँ पर दोस्तों रुकती हैं थोड़े समय के लिए, जो स्पेशली यहाँ पर मूव कर रही होती हैं साउथ से मैक्सिको की साइड में या सेंट्रल अमेरिका की साइड में। तो मूव करते वक्त वो वहाँ पर थोड़ा सा वेट करती हैं, रुकती हैं, जैसा हर जगह पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेल्टन सी को लेकर कुछ बेसिक डेटा है जो कि आपने पता होना चाहिए। एग्जैक्ट तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा से लोकेशन ही पूछा गया है। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं लिथियम के बारे में, क्योंकि यहाँ पे लिथियम का सबसे बड़ा भंडार अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया। लिथियम दोस्तों एक सॉफ्ट और सिल्वर कलर का वाइट मेटल है। लिथियम के बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही हल्का मेटल है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है।
दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो इसका यूज़ जो है आज के समय पर वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू आज के समय में बहुत ज़्यादा है। लिथियम हमें एक मेटल की तरह नहीं मिलता, ये हमको मिलता है इग्नियस रॉक के अंदर, चट्टान के अंदर, वहाँ से दोस्तों हम लिथियम को निकालते हैं। लिथियम का यूज़ आज के समय पर हम रिचार्जेबल बैटरीज में करते हैं। आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, हर चीज़ के अंदर जो बैटरी यूज़ हुई है वहाँ पे लिथियम आयन बैटरी लिखा होगा। तो मोबाइल फ़ोन्स की बैटरीज, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इवन ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पर लिथियम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ध्यान रखना। जो लिथियम मेटल है तो इसका यूज़ हम करते हैं एलॉयज़ के अंदर में, एल्यूमिनियम के साथ में एलॉयज़ के अंदर यहाँ पर यूज़ करते हैं, और इससे क्या होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, प्लस वो हल्के हो जाते हैं। तो लिथियम का यूज़ बहुत सारी जगह पर हो रहा है, हार्ट पीस मेकर हो गए, टॉयज़ हो गए, खिलौने हो गए, क्लॉक्स हो गए, बहुत सारी जगह में दोस्तों यहाँ पर लिथियम के यूज़ हैं। कहने का मतलब है केवल बैटरीज नहीं, नॉन रिचार्जेबल बैटरीज के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में बात की गई है जिसका नाम है UNRWA। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। तो ये जो आपको बॉडी दिख रही है इसका स्पेसिफिक तरीका आपको पता चल चुका है। ये बॉडी बनाई गई है स्पेसिफिकली जो पैलेस्टीन के रेफ्यूजीज हैं, जो शरणार्थी हैं इधर उधर देशों में, पैलेस्टीनियंस हैं दोस्तों, उनके लिए, उनके हेल्प के लिए इस बॉडी को बनाया गया है। तो ये न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि हाल ही में भारत ने यहाँ पे कुछ फंड प्रोवाइड करवाया है। 2.5 मिलियन US$ का जो अमाउंट है वो हमने इस बॉडी को दिया है ताकि जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ हैं उनका कल्याण किया जा सके। इस वजह से दोस्तों ये बॉडी न्यूज़ में है क्योंकि इसको फंड मिला है इंडिया से। तो UNWRA, बार बार WRA निकल रहा है, वैसे ये है UNRWA, ठीक है। तो एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिसका मेन काम क्या है, जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ हैं, जो पैलेस्टीन में जो लोग आपको देखने को मिल जाएंगे इधर उधर, यहाँ पर शरणार्थी आपको देखने को मिल जाएंगे पैलेस्टीन से बिलोंग करने वाले, उनके डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पे सपोर्ट करने का काम है इस UNRWA का। इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया था जब 1948 में, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, 1948 में अरब और इजरायली वॉर हुआ था। अरब कंट्रीज एक साइड, इजराइल एक साइड, जिसमें इजराइल ने जीत हासिल की। तो ये जो वॉर हुआ था दोस्तों, इस वॉर के बाद यहाँ पर UNRWA को एस्टेब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के माध्यम से। और ये जो एजेंसी है इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था 1 मई 1950 से। काम क्या था, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पैलेस्टीनियन जो रेफ्यूजी थे इनकी प्रॉब्लम्स का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से इस बॉडी को बनाया गया। अभी तक की सबसे बड़ी यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम इस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर 5 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ को सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा, इस पर्टिकुलर बॉडी में 30,000 से ज़्यादा स्टाफ आपको नजर आएंगे। यह बॉडी कहाँ कहाँ पे काम कर रही है, तो जैसे मैंने आपको बोला, अगर हम पैलेस्टीन की बात करते हैं तो वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियंस रहते हैं, प्लस इधर गाज़ा पट्टी में पैलेस्टीनियंस रहते हैं, बाकी सब में इजराइल बसा हुआ है। तो जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ हैं दोस्तों, इस एरिया से निकल कर काफ़ी सारे लोग सीरिया में हैं, जॉर्डन में हैं, इजिप्ट के अंदर में है, लेबनान में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर शरण ले चुके हैं। तो इस वजह से ये जो UNRWA है ना दोस्तों, ये अपनी सर्विसेज को अलग अलग जगह में प्रोवाइड करवाता है, जैसे जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक, सभी जगह में यहाँ पर अपनी सर्विसेज को देता है। और ये यूनिक इसलिए भी है क्योंकि जो डायरेक्ट सर्विसेज हैं वो बेनिफिशरीज़ को डिलीवर की जाती हैं, यानी कि जिनको ज़रूरत है उनको ये सर्विसेज डायरेक्टली दी जाती हैं। अब सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं, तो ये बॉडी हेल्प करती है उन लोगों को एजुकेशन देने में, हेल्थ केयर का सपोर्ट, रिलीफ का सपोर्ट, सोशल सर्विसेज, कैंप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें वो, छोटा बहुत पैसों का सपोर्ट, इमरजेंसी असिस्टेंस, ये सारे के सारे सपोर्ट्स यहाँ पर इनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सवाल यह है, इतना पैसा UNRWA के पास में आ कहाँ से रहा है? तो दोस्तों इसकी जो फंडिंग होती है, जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज़ हैं वही यहाँ पर अपने मर्जी से कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, जिससे इनके पास में अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाता है। उसी फंड का ये यूज़ करते हैं पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ के वेलफेयर के लिए, ठीक है। अब UNRWA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो ओरिजिनली हेडक्वार्टर एग्जैक्टली लोकेटेड था वो बेरूत, लेबनान के अंदर में था, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर मूव कर दिया गया, ऑस्ट्रिया के वीना के अंदर पहुंचा दिया गया 1978 के अंदर, ठीक है। फिर 1996 में अगर आप देखोगे तो जनरल असेंबली ने क्या किया, ये जो एजेंसी है इसको गाज़ा पट्टी में पहुंचा दिया, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इसके जो हेडक्वार्टर्स है उनकी जो लोकेशन है वो हमेशा से चेंज होती हुई आई है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 2000 लाइक्स का, प्लीज़ आप इतना पहुंचा सकते हो। इतने लोग देखते हैं, 10 से 15 हज़ार लोग वीडियो को देखते हैं इस वाले, आप इतना सपोर्ट कर सकते हैं।
नाउ अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक टर्म न्यूज़ में पी नोट्स या फिर इसको हम प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। तो क्या होता है प्रॉमिसरी नोट दोस्तों, आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ। ये अभी न्यूज़ बना हुआ है। तो प्रॉमिसरी नोट की जब बात करते हैं तो ये एक रिटन और कह सकते हो साइन किया हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है। कहने का मतलब है, मान लो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक है व्यक्ति ए और एक है व्यक्ति बी। अब ए वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, उधार मांग रहा है। क्या कह रहा है बी से कि भैया मुझे थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, ठीक है। अब बी वाला सोच रहा है यार मैंने इससे पहले भी उधार दिया था, ये काम अटका देगा, मेरा मामला अटका देगा। तो बी वाला सोच रहा है यार मुझे मदद तो करनी है, इसकी कर देते हैं। और बी ने सोचा चलो ठीक है मैं पैसा दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे आप प्रॉमिसरी नोट दो, यानी कि प्रॉमिस करो मुझे। और प्रॉमिस कैसे, एक डॉक्यूमेंट में किया जाएगा कि भैया इतने टाइम में इतने ब्याज के साथ में सूद समेत ये पैसा मैं लौटा दूंगा। साइन करके अपना पूरा रिटन में लिख कर साइन करके दो, प्रॉमिस करो कि हाँ इतने समय में मैं ये पैसा लौटा दूंगा, तब मैं पैसा दूंगा। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट्स क्या होते हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसका मेन यूज़ क्या किया जाता है, मेन यूज़ होता है ताकि जो बोरोवर होता है ना, और जो लैंडर होता है, दोनों को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो पैसा दे रहा है उधार में और जो उधार ले रहा है, दोनों को यहाँ पर ध्यान में रखकर ये नोट तैयार किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रॉमिसरी नोट है इसको जारी कौन करता है, इस पर साइन और लिखेगा कौन, लिखना और साइन करने का काम उसका है जो पैसा उधार ले रहा है, समझ गए। तो वो जो डेटर होता है वही, जो यानी उधार ले रहा है, वही यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट को इशू करेगा और उसमें लिखेगा कि भैया आपका अमाउंट इतने समय में इतने ब्याज के साथ में मैं लौटा दूंगा, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट में दो लोग होते हैं, एक होता है मेकर और एक होता है पेई। मेकर, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा यहाँ पर एक होता है पेई। दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यानी जो प्रॉमिस कर रहा है, जो डेटर है, वो हो गया मेकर, और जिसको पैसा चुकाना है वो हो गया हमारा पेई, समझ गए, यानी जिसको पैसा देना है, जिससे लिया था उधार। तो ये कुछ टर्म्स जो यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब पी नोट जब तैयार किया जाता है, जो व्यक्ति उधार ले रहा है तो क्या क्या लिखेगा, भाई कितना अमाउंट लिया है, कितना इंटरेस्ट रेट चुकाऊंगा, मैच्योरिटी डेट भाई इतने समय कितने समय पर दूंगा, तारीख क्या है, प्लेस कौन सी होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख कर उस पर सिग्नेचर कर वो पी नोट जारी कर देगा। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, प्रॉमिसरी नोट्स को हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिक्योर्ड नोट्स और एक होता है अनसिक्योर्ड नोट्स। ध्यान रखना इनके बीच में डिफरेंस है। जब बात करते हैं हम सिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट की, तो सिक्योर प्रॉमिसरी नोट के केस में क्या होता है, जो बोरोवर है, जिसने पैसा उधार लिया है, उसको अपना एक कोलेटरल देना पड़ता है। कोलेटरल मतलब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा जिससे वो उधार ले रहा है कि भाई आप मेरा ये सामान रख लो, मुझे इतना पैसा दे दो, अगर मैं पैसा ना चुका पाया तो सामान आप रख लेना। तो एक सिक्योर हो गया, ये मामला सुरक्षित है। इस वजह से यहाँ पे हम सिक्योर प्रॉमिसरी नोट इसको बोलते हैं। एक होता है अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। इस वाले नोट में जो उधार ले रहा व्यक्ति है वो कोई कोलेटरल नहीं देता, ये सामने मतलब अपने दोस्तों में और फैमिली में होता नहीं, फैमिली में इधर से उधर भाई यहाँ पे इनको पैसा दे दिया हमने, है ना, वो अनसिक्योर नोट्स वे में होता है। यहाँ पे वो कोई व्यक्ति कुछ रख थोड़ी रहा है आपके पास। तो अनसिक्योर नोट्स में कोलेटरल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कुछ भी यहाँ पर गिरवी नहीं रखा जाता, आप ऐसे ही यहाँ पर ट्रस्ट के बेसिस पर, विश्वास पर ये पैसा दे देते हो, समझ गए। अब इंडिया में प्रॉमिसरी नोट्स को लेकर क्या पूरा मामला है। इंडिया में जो प्रॉमिसरी नोट है दोस्तों, इसको हम इशू करते हैं यानी जारी करते हैं एक कानून के माध्यम से। हमारे पास में एक्ट है जिसको बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसके सेक्शन 4 के तहत दोस्तों यहाँ पे इसको एक लीगल इंस्ट्रूमेंट का करार दिया गया है। और जो प्रॉमिसरी नोट है ये हमेशा हाथ से लिखित में होता है। जो व्यक्ति उधार ले रहा है वो अपनी राइटिंग में लिखेगा कि हाँ मैं इतना रुपया उधार ले रहा हूँ इससे, और साइन करके देगा, समझ गए। ये होता है यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो ये सब यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। बस यही वापस से चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब सवाल यह है कि मान लो वो जो व्यक्ति जिसने उधार लिया था उसने टाइम पर सारा पैसा चुका दिया, तो उस नोट का क्या होगा। तो दोस्तों जो नोट है उसको वो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के साथ साथ उसके अंदर में लिख दिया जाएगा कि हाँ वो उसका जो पेमेंट है वो हो चुका है पूरा, ठीक है। और वो प्रॉमिसरी नोट जो जिसने उधार लिया था उसको वापस दे दिया जाएगा कि भैया लो हो गया काम, आपने पैसे दे दिया, लो रखो अपना नोट, समझ गए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये काम करता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इस स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो ये न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों न्यूज़ में बना हुआ है, सरकार ने हाल ही में
इस पर्टिकुलर योजना के अंदर में जो ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट होता है, उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है 20 बेसिस पॉइंट से। ठीक है, तो अब वो इंटरेस्ट रेट 8% से बढ़कर 8.2% हो गया, तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा। इस वजह से ये न्यूज़ में है सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? एक प्रकार की सेविंग स्कीम है जिसको 2015 में हमारी भारत सरकार लेकर आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेन के तहत। इस स्कीम का मेन मकसद है जो लड़की है, जो बच्ची है, उसके एजुकेशन, उसकी शिक्षा को यहाँ पे आगे बढ़ाना। इसलिए यहाँ पर दोस्तों ये स्कीम लेकर आई गई। तो सुकन्या समृद्धि इस योजना में ये स्कीम काम कैसे करती है? तो दोस्तों यहाँ पर ये ना एक प्रकार की स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है। ठीक है, होता क्या है कि इस स्कीम में जो वो बच्ची है, जो लड़की है, उसके पेरेंट्स, ठीक है, उसके पेरेंट क्या करेंगे, उस बच्ची के बिहाफ में एक सेविंग अकाउंट को ओपन करेंगे। ठीक है, एक ऑथोराइज कमर्शियल बैंक होगा, इंडियन पोस्ट ब्रांच हो सकती है, वहाँ पे उस लड़की का बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया यह है कि वो जो लड़की है वो इंडियन होनी चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होनी चाहिए, और वो जो अकाउंट खोला जाएगा वो उसके पेरेंट या लीगल गार्जियन के बेसिस पर खोला जाएगा। और बच्ची की जो एज है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। 10 साल से कम उम्र में ही दोस्तों यहाँ पर यह अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये जो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट होता है, केवल एक अकाउंट एक गर्ल चाइल्ड के लिए खोला जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक गर्ल चाइल्ड के लिए मल्टीपल अकाउंट्स खोले, नहीं, केवल एक अकाउंट खोला जा सकता है। समझ गए? और जो फैमिली है, एक पूरा मान लो परिवार है, तो उस परिवार में एक लिमिटेशन है कि वो एक मैक्सिमम 2, आप कह सकते हो, ये अकाउंट खुलवा सकते हैं परिवार में। यहाँ पर अगर बच्चियाँ हैं तो उसकी बात करें, वैसे एक लड़की के लिए एक अकाउंट यहाँ पर ओपन हो सकता है। और जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, बाहर रह रहे हैं विदेशों में, उनकी वो एलिजिबल नहीं होंगे इस अकाउंट के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब जब 10 साल से कम उम्र की बच्ची है, उसके लिए अकाउंट खोला, लगातार पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसके लिए इकट्ठा हो रहा है, सरकार ब्याज भी दे रही है अच्छा खासा। जो पैसा इकट्ठा होगा उसकी पढ़ाई में, आगे पढ़ाई के लिए लगाया जा सकेगा। तो गर्ल जो है उसके हाथ में जो अकाउंट है वो कब आएगा? जब वो लड़की 18 साल की पूरी हो जाएगी। इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो मिनिमम और जो मैक्सिमम डिपॉजिट्स हैं दोस्तों, जो भी इस अकाउंट में करे जाएंगे, यानी कम से कम आप 250 रुपया भी डिपॉजिट कर सकते हो साल में, या फिर 1.5 लाख रुपया ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट आप मल्टीपल टाइम्स में भी कर सकते हो। जो भी डिपॉजिट्स यहाँ पर होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर 15 साल तक उसमें रखे रहेंगे अकाउंट में, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये जो स्कीम है ये 21 साल बाद मैच्योर हो जाएगी, यानी 21 साल जैसे स्कीम को पूरे हो जाएंगे, अपने अकाउंट के पूरे टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, तो उसके बाद दोस्तों ये जो यहाँ पर इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। तो अकाउंट जैसे 21 साल पूरे कर लेगा, मान लो आपने आज अकाउंट खोला, अकाउंट को पूरे 21 साल हो चुके हैं, तो 21 साल होने के बाद यहाँ पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। केवल टारगेट यह है कि इतने समय तक थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, फिर आगे की जो बड़ी पढ़ाई है बच्ची की वो करवाई जा सके। ठीक है, हाँ, बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैक्सिमम ऑफ 50% के आसपास जो फंड है वो विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के पर्पज़ के लिए ये भी बोला जा रहा है। और ध्यान रखना, ये जो पैसा विड्रॉ किया जाएगा वो तभी किया जा सकेगा जब वो लड़की 18 साल की पूरी हो चुकी है या फिर 10वीं क्लास पास कर चुकी है। इन दोनों में से जो भी पहले हो गया है उसके हिसाब से वो थोड़ा बहुत फंड विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन सब नहीं, थोड़ा सा, वो भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे बात की जा रही है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जीएस पेपर नंबर 2 का हिस्सा है। हुआ क्या, जो हमारे रिसर्चर्स हैं और डॉक्टरल स्टूडेंट्स हैं अलग अलग 30 यूनिवर्सिटीज़ से हमारे पूरे देश भर में, वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग लेटर लिख रहे हैं हमारे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर को, और उनसे कह रहे हैं कि भैया मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम के तहत जो स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं बच्चों को, उस स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो बढ़ाओ, वो अमाउंट कम है। तो इस वजह से यहाँ पर यह मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप चर्चा में है। तो ये जो फेलोशिप है दोस्तों, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, ज़रा ये जान लेते हैं। इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है 5 साल तक पैसों का एक सपोर्ट देना कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोगों को। अभी जो पैसों का सपोर्ट मिल रहा है, जो ये स्कॉलरशिप मिल रही है, ये केवल कह सकते हो 6 अलग अलग जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उन्हीं के स्टूडेंट्स को मिल रही है। बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख, ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर में, तो इन्हीं के जो स्टूडेंट्स है दोस्तों कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले, उनको ये स्कॉलरशिप मिल रही है। और ये स्कॉलरशिप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है ताकि वो बच्चे आगे एमफिल या पीएचडी को परस्यू कर सकें। एमफिल या पीएचडी कुछ करना है तो वो यहाँ पे कर सकें, उसके लिए यहाँ पर पैसों का सपोर्ट मिलता है।
और ये जो स्कीम है इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया गया है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसको स्टेट फंड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही है। सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो स्कोप है, जैसे मैंने बोला, माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना फुल टाइम रिसर्च स्टडीज़ कर सकें, पढ़ सकें, एमफिल पीएचडी की डिग्री करनी है उन्हें इंडिया के अंदर में, तो वो इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी, इसको लागू करने की बॉडी है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, ये इसकी नोडल एजेंसी है जो कि यहाँ पर इस फेलोशिप स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी, ध्यान रखना। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। यहाँ पर भिल ट्राइब के बारे में डिस्कशन किया गया है, थोड़ा सा जानेंगे, इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली भिल ट्राइब न्यूज़ में आई है। तो भिल ट्राइब को दोस्तों हम इंडिया की सबसे पुरानी ट्राइबल कम्युनिटी में रखते हैं। ये जो भिल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये कहाँ से आता है, ये एक शब्द है विल्लू या बिल्लू, वहाँ से वर्ड आता है। ठीक है, और द्रविडियन लैंग्वेज के हिसाब से दोस्तों इसको हम बो के नाम से यानी धनुष के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब बात करते हैं भिल ट्राइब की दोस्तों, तो ये मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल और ईस्टर्न, और दूसरा राजपूत भिल्स। तो इन जनजातियों की यहाँ पे पूरा समुदाय को अगर हम देखते हैं, कम्युनिटी को देखते हैं, तो जो सेंट्रल भिल्स हैं ये स्पेशली जो माउंटेन वाले रीजन्स हैं हमारे इंडियन स्टेट्स में, स्पेशली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर पाए जाते हैं। प्लस यहाँ पर ए ट्राइब के जो लोग हैं वो त्रिपुरा के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ये भिली भाषा यूज़ करते हैं, भिली भाषा जो कि एक इंडो आर्यन भाषा है। ठीक है, इनकी अलग अलग रीजनल प्रैक्टिस हैं, जो ये भिल ट्राइब्स हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस को ये फॉलो करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जो देवी देवता उनको पूजते हैं, जैसे यहाँ पर अलग अलग डीटीज़ हैं, एक हैं खंदोबा, एक हैं खानोबा, भैरोबा, ठीक है, शीतल माता, इनको पूजा जाता है। और कुछ भिल ट्राइब यहाँ पर टाइगर गॉड को भी वर्शिप करते हैं, टाइगर गॉड जिनका नाम है वगदेव। ठीक है, बाकी दोस्तों भिल ट्राइब में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आता है, एक मेला लगता है जिसका नाम है बनेश्वर फेयर। तो ये जो मेला है ये बहुत बड़ा, बहुत धूमधाम से यहाँ पर एक मतलब पूरा फेस्टिवल होता है जिसको भिल ट्राइब सेलिब्रेट करती हैं। और इस पूरे फेस्टिवल के दौरान ये जो फेस्टिवल है दोस्तों, ये शिवरात्रि के समय पर आता है, और ये फेस्टिवल डेडिकेट कराया गया है बनेश्वर महादेव को, जिनको हम लॉर्ड शिवा के नाम से भी जानते हैं। समझ गए भिल ट्राइब के बारे में बेसिक चीज़। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं श्री मुखलिंगम टेम्पल के बारे में। तो श्री मुखलिंगम टेम्पल अभी न्यूज़ में आया है, तो जानना ज़रूरी है। कई बार टेम्पल्स को लेकर डायरेक्टली क्वेश्चन, जैसे लिंगराज टेम्पल का लोकेशन डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया था, तो ये न्यूज़ में है ये टेम्पल। तो श्री मुखलिंगम टेम्पल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नोट भेज दिया है यूनेस्को को और बोला है कि भैया इस मंदिर को अपने वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर की लिस्ट में ऐड कीजिए। इस वजह से ये टेम्पल चर्चा में है। तो ये टेम्पल कहाँ पर है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के अंदर में ये टेम्पल है। इस टेम्पल को बनाया गया है कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में। अब ये कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल किस तरीके से दिखाई पड़ता है, तो ये वो स्टाइल है दोस्तों। इस स्टाइल में मेन मंदिर होता है, ये मेन गर्भगृह होता है जिसमें मेन देवी देवताओं को यहाँ पर बैठाया जाता है ना। फिर यहाँ पर यह पीड़ा देओल यानी कि कम्युनिटीज़ हॉल आपको देखने को मिल जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा टेम्पल को तैयार किया जाता है। तो इसी स्टाइल में यहाँ पर ये श्री मुखलिंगम टेम्पल को भी तैयार किया गया है। और ये जो मंदिर है दोस्तों, ये वंशाधरा जो नदी है उसके जस्ट किनारे लोकेटेड है। ध्यान रखना, इस नदी के किनारे आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि हमारे भगवान शिव को ये टेम्पल डेडिकेट किया गया है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इस मंदिर को बनाया गया था 9th सेंचुरी सी में। जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग्स थे स्पेशली, उन्होंने यहाँ पर इस मंदिर को तैयार करवाया। और साथ ही साथ बोला जाता है यहाँ पर 3 अलग अलग टेम्पल्स हैं एक ही जगह पर, जैसे एक है मधुकेश्वरा, फिर है सोमेश्वरा, फिर है भीमेश्वरा। ये तीनों टेम्पल्स एक जगह पर आपको नजर आते हैं। इन मंदिर को किसने बनवाया था, इनको बनवाया था, यहाँ पे आपको नाम दिया गया है कमरनवर 2 ने। ठीक है, एक रूलर थे जो कि ईस्टर्न गंगा फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इन्हीं के शासन के समय पर ये मंदिर बनवाए गए। तो अभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस मंदिर को रखने के लिए बोला जा रहा है। तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कह सकते हो, जिस भी एरिया को यहाँ पर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखते हैं उसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के विश्व धरोहर स्थल का जो यहाँ पर ये टैग है, ये कौन देता है, यूनेस्को देता है। यूनेस्को का एक एग्रीमेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, उसके तहत दोस्तों यहाँ पर ये टैग दिया जाता है। किस किस चीज़ को दिया जाता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, डेजर्ट है, फॉरेस्ट, आइलैंड है, लेक, मॉन्यूमेंट, माउंटेन। ठीक है, तो इनको हम इस हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर नाउ, चलो स्टार्ट करता हम लोग अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस को। आई होप आप लोगों ने अच्छे से सारी चीज़ों को सुन लिया है।
समय है टेस्ट का, देखेंगे आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है, मेमोरी पावर है, वो कहाँ पर स्टैंड करती है। ठीक है, ये प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। लास्ट में मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा, तो आप एक साथ उनको चेक करना कि कितने सही किए और कितने गलत किए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर। सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है जो कि स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए लेकर आया गया है। सेकंड, जो एनआरआईज हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, वो इस स्कीम के तहत अकाउंट्स ओपन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि भैया ये जो योजना है इसमें कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है फैमिली के लिए, यानी वो चाहे कितने भी सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट खुलवा सकते हैं। क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है, सॉरी कितने स्टेटमेंट सही है आपने ये बताना है इन तीनों में से। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जरा आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पे दोस्तों प्रॉमिसरी नोट के बारे में पूछा गया है। प्रॉमिसरी नोट्स को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है अगेन इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक रिटन प्रॉमिस होता है, लिखा हुआ वादा है कि भैया आपका पैसा मैं इतने समय में चुका दूंगा। ऑप्शन नंबर बी, इसको हम लोग इशू करते हैं केवल कोलेटरल के अगेंस्ट में, यानी कि कोई व्यक्ति पहले कुछ गिरवी रखेगा तभी प्रॉमिसरी नोट जारी किया जाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर 3, जो प्रॉमिसरी नोट है दोस्तों, ये एक इंडियन स्टेट में जब इशू किया जाता है तो वो दूसरे राज्य में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ये वैसे स्टेटमेंट सही है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये न्यूज़ में था अभी, मतलब इस आर्टिकल में था, मैं पढ़ाना भूल गया हूँ, बट ये स्टेटमेंट सही है। तो चलो एक स्टेटमेंट तो मैंने बता दिया, बाकी इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए अब आपको बताना इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी सब गलत हैं, सॉरी तीनों सही हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी सारे गलत हैं। सॉरी दोस्तों, ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ना, ये गलत है, ध्यान रखना, मैंने सही बोल दिया, ये गलत है। क्योंकि जो प्रॉमिसरी नोट होता है, अगर हम किसी एक राज्य में इसको इशू करते हैं तो वो दूसरे राज्य में प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नहीं किया जा सकता, मैंने कैन नॉट नहीं पढ़ा, तो ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे आप सेट करके बताओ इनमें से तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि बाकी दोनों आपने पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे UNRWA के बारे में पूछा गया, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो बॉडी है इसको बनाया गया था जो 1967 का अरब इजरायली 6 डे वॉर हुआ था, तब इस बॉडी को बनाया गया था ताकि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के लिए काम किया जा सके। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है इस बॉडी को यहाँ पर पूरी तरह से जो फंड दिया जाता है वो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं वो अपने आपस में ही मिलकर कंट्रीब्यूट करके प्रोवाइड करवाते हैं। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नौ अगला क्वेश्चन बात करता है सेल्टन सी के बारे में। सेल्टन सी को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो सेल्टन सी है एक सैलाइन लेक है, एक ऐसी झील है जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो झील है दोस्तों ये सी लेवल से भी ज़्यादा निचले हिस्से पर है और इसके अंदर जो खारापना है वो हमारे समुद्र के पानी से भी ज़्यादा है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन में मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, ये 5 साल का फेलोशिप है जो कि फाइनेंशियल फॉर्म में, यानी कि जो पैसों का सपोर्ट है वो दोस्तों यहाँ पर दिया जाता है बच्चों को। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ये एक स्कीम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, यानी कि इस स्कीम को लागू करने का काम यूजीसी का है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगले क्वेश्चन में श्री मुखलिंगम टेम्पल को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला बोलता है ये एक कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल टेम्पल है। दूसरा, इसको बनाया गया था पाला किंग धर्मपला के थ्रू। या फिर ऑप्शन नंबर 3, बोला जाता है कि ये जो टेम्पल है ये रिवर ब्रह्मसुत्रा के किनारे स्थित है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों सही हैं, या डी सारे गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। अब चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना शुरू करते हैं ताकि आप लोग चेक कर सकें, रीमैच कर सकें कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए। आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे पूछा गया था श्री मुखलिंगम टेम्पल को लेकर बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, पहला वाला और तीसरा वाला, और ये दूसरा वाला गलत है क्योंकि ये टेम्पल पाला किंग के थ्रू नहीं, जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे उनके थ्रू बनाया गया था। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट से कौन सा सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 5 साल का फेलोशिप प्रोग्राम आपको पता है,
यूजीसी यहाँ पर इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो सी बोथ 1 और 2 करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया सेल्टन सी को लेकर बताओ, 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? केवल दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। क्यों? यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो झील है दोस्तों, ये अफ्रीका में लोकेटेड है। गलत है, अफ्रीका में नहीं, अमेरिका में कैलिफोर्निया में लोकेटेड है ये, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सही है कि भैया सी लेवल से भी निचले हिस्से पर यह हमको देखने को मिलती है, जहाँ पर इसके अंदर में जो खारापन है वो समुद्र के पानी से ज़्यादा है। फिर UNRWO के लेकर 2 स्टेटमेंट दिया गया, बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है? केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। क्योंकि दोस्तों 1967 के अरब इजरायली 6 डे जो वॉर हुआ था, उसके बाद ये बॉडी नहीं बनी थी। ये जो 1948 में जो वॉर हुई थी अरब इसराइल की, उसके बाद ये बॉडी को बनाई गई थी। इस वजह से पहला गलत है। दूसरा यहाँ पर सही है, क्योंकि इसको जो पैसा है वो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो खुद फंड प्रोवाइड करवाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्रॉमिसरी नोट को लेकर बताओ, 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? कितने सही हैं? तो तीसरा वाला गलत है, मैंने आपको बता दिया था। दूसरा वाला भी गलत है, केवल पहला वाला सही है कि हाँ बिल्कुल एक प्रॉमिस है, जो कि एक व्यक्ति जो उधार ले रहा है पैसा, वो एक तरीके से प्रॉमिस प्रोवाइड करवा रहा है कि मैं आपको इतने समय में ये पैसा दे दूंगा। तो पहला वाला सही है, बाकी दूसरा तीसरा दोनों गलत हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर बताओ, 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कितने सही हैं? तो यहाँ पर केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। पहला वाला सही है बिल्कुल, क्योंकि एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है बच्ची के लिए। सेकंड वाला सही है कि ये जो NRIs हैं दोस्तों यहाँ पर वो एलिजिबल नहीं है। थर्ड वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि भाई यहाँ पर जो सुकन्या समृद्धि योजना के थ्रू अकाउंट्स वो कितने भी आप ओपन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इसकी एक लिमिट सेट है दोस्तों, तो कितने भी अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते। फैमिली के लिए 2 की यहाँ पर सेट आपको लिमिट देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। नाउ आते हैं आगे और करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से। अच्छा, 1 सेकंड, आपका स्कोर क्या है ऑनेस्टी के साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।